3, 2, 1, 0. अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम और मेरे साथ है मोहम्मद शाहिद खान। पिछली वीडियोस में हमने बात की थी स्टडी डिज़ाइंस के बारे में। आज हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन डिस्कस करेंगे। ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइंस में हमारे साथ तीन टाइप्स हैं: क्रॉस सेक्शनल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी। तो शायद अभी स्टार्ट करेंगे विद क्रॉस सेक्शनल स्टडी। वो हमको बताएंगे क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है और इसकी अहमियत क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है और ये हम रिसर्च में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो शायद साहब स्टार्ट करें। हमने स्टडी डिज़ाइन, जिस तरह इब्राहिम ने कहा कि हम स्टडी डिज़ाइंस हमने स्टार्ट किए थे, तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिज़ाइंस हो गए थे इंडिविजुअल बेस्ड और पॉपुलेशन बेस्ड। इंडिविजुअल बेस्ड में केस रिपोर्ट और केस सीरीज़ हो, ये हमने डिस्कस किए थे अपने पिछले वीडियो में। आज हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात करेंगे। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हमारे पास बाद में आएंगे कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है, लेकिन पहले ये डिस्कस कर ले कि इसके हमारे पास दो नाम होते हैं, हम अक्सर सुनते हैं। कभी कभार उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल सर्वे और कभी कभार हम उसको क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं। क्रॉस सेक्शनल सर्वे को हम डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी कहते हैं। तो ये इसलिए कहते हैं जब हमारे पास पिछली वीडियो में जिस तरह हमने कहा था कि सिंपल डिस्क्रिप्शन की तरफ हम जाए कि फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटकम वेरिएबल हम देखें, तो उसको हम क्रॉस सेक्शनल सर्वे कहते हैं। लेकिन जिस तरह उसमें हाइपोथेसिस टेस्टिंग आ जाती है तो उसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहते हैं और वो हमारे पास ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में आते हैं। तो एनालिटिकल स्टडीज वही होते हैं जिनमें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल सर्वे और क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इन दोनों को हम एक नाम देते हैं स्नैपशॉट स्टडी। ठीक है, जब भी हम इस स्टडी डिज़ाइन का जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि ये स्नैपशॉट स्टडी है। तो स्नैपशॉट स्टडी नाम से जाहिर है कि इसमें हम एक प्रेजेंट टाइम पे देखते हैं कि हमारे पास एक्सपोजर और आउटकम है कि नहीं है। तो प्रेजेंट टाइम में हम एक्सपोजर और आउटकम को मेजर कर लेते हैं और उसकी एक स्नैप हम प्रेजेंट कर देते हैं और इस स्टडी को इसलिए हम स्नैपशॉट स्टडी कहते हैं। तो एक सिमल्टेनियसली एक सेम टाइम पे हम आउटकम और एक्सपोजर देख रहे होते हैं। आउटकम और एक्सपोजर हम पास्ट के बारे में पूछ रहे होते हैं, लेकिन प्रेजेंट में उसकी क्या सिचुएशन है वो हम कैप्चर करके प्रेजेंट कर देते हैं, इसलिए इसको स्नैपशॉट स्टडी कहते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल सर्वे और क्रॉस सेक्शनल स्टडी में यही फर्क है। अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग होगी तो उसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहेंगे, अगर नहीं होगी तो उसको हम क्रॉस सेक्शनल सर्वे कहेंगे, लेकिन मेथोडोलॉजी वही सेम फॉलो होगी। सेम मेथोडोलॉजी के साथ हम फॉलो करेंगे अगर वो क्रॉस सेक्शनल सर्वे हो या क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो। ठीक, अब इसके एग्जांपल्स हमारे पास क्या होते हैं। एक तो हमारे पास जनरल जो हम करते हैं हेल्थ में केस स्टडीज कहते हैं, नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिसेस देखते हैं। किसी भी हमारे पास एक आउटकम वेरिएबल होता है, उसके बारे में हम देखते हैं और वो हम प्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब उसमें देखिए नॉलेज, एटीट्यूड और प्रैक्टिस देख रहे हैं किसी भी एंटिटी या आउटकम वेरिएबल के बारे में, लेकिन उसमें हम हाइपोथेसिस की तरफ नहीं जा रहे, कि लॉजिकल अजम्पशंस की तरफ नहीं जा रहे। ये नहीं देख रहे कि दो वेरिएबल्स में एसोसिएशन है कि नहीं है, इन चीजों की तरफ नहीं जा रहे। तो इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शनल सर्वे कहेंगे। अब एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं प्रेवलेंस और एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर्स भी देख रहे हैं डिप्रेशन के। तो प्रेवलेंस और इसमें प्रेवलेंस तो सिंपल क्रॉस सेक्शनल सर्वे वाला काम हो गया, डिस्क्रिप्टिव काम हो गया, लेकिन इसके साथ हम एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर देख रहे हैं। एक रिस्क फैक्टर देख रहे हैं कि जेंडर जो है, मतलब हम कहते हैं कि फीमेल में डिप्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल। एक हाइपोथेसिस मैंने डाल दिया कि जेंडर जो है वो एक रिस्क फैक्टर है डिप्रेशन का। तो अब एक हाइपोथेसिस डालने से भी ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी होगी, मतलब एनालिटिकल ऑब्जर्वेशनल कैटेगरी में आ गई, डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी से निकल गई। ठीक है, तो इस तरह ये दो एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी के एग्जांपल्स होते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस पे बात कर लेते हैं। तो लिमिटेशन इसके कम है और जो एडवांटेजेस हैं उसके बहुत ज़्यादा है। लिमिटेशंस सबसे मेन लिमिटेशन ये है कि ये रेयर डिजीज जो हमारे पास एक यूनिक डिजीज होती है उसके लिए ये अच्छा नहीं है, रेयर डिजीज के लिए ये ठीक नहीं है। दूसरा हमारे पास मतलब रेयर डिजीज इस तरह होता है कि वो हजारों लोगों में से एक बंदे में होती है या 10,000 लोगों में से 10 बंदों में।
तो इसलिए 1000 लोगों का सैंपल साइज जब हम लेंगे तो शायद एक बंदा वो हमारे पास निकल आए। ठीक है, तो ये एक स्टडी डिजाइन इसी तरह है कि हम जाके आउटकम और एक्सपोजर उसी टाइम पे देखते हैं तो शायद वो आउटकम हमें मिले ही ना, 1000 लोग देख लिए वो आउटकम हमें मिले ना। तो इसलिए ये रेयर डिजीज के लिए ठीक स्टडी डिजाइन नहीं है। अगर आप उधर वो डायग्राम बनाने के टाइम हिस्ट्री तीनों को कंपेयर कर दे, क्रॉस सेक्शनल, कोहॉर्ट और बिल्कुल वो ज्यादा क्लियर होता है। अभी तो सिंपल हम क्रॉस सेक्शन स्टडी पे थोड़ा सा वो कर लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन स्टडी में जो टाइम हमारे पास होता है, ठीक है, टाइम कंपैरिजन हम बाद में करेंगे, लेकिन इसके में जो टाइम हम क्या देखते हैं, इसमें हम प्रेजेंट में आउटकम और एक्सपोजर देखते हैं। ठीक है, और ये आउटकम, हाँ, और ये आउटकम और एक्सपोजर्स किस में होते हैं, पास्ट में। तो हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ आ रहे होते हैं ये क्रॉस सेक्शन स्टडी में। इसी तरह फिर हम नेक्स्ट जब कोहॉर्ट स्टडी के लिए वीडियो बनाएंगे उसमें भी इस टाइम का कंपैरिजन इसके साथ कर लेंगे, और फिर केस कंट्रोल स्टडीज में भी ये कर लेंगे। लेकिन इसमें हमारा क्या होता है कि आउटकम और एक्सपोजर देख रहे होते हैं प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में देख रहे होते हैं, लेकिन आउटकम और एक्सपोजर हमारे पास अक्कड़ कब हुए, पास्ट में। तो हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं, तो इसलिए इस स्टडी को हम मेजॉरिटी जो हमारे पास स्टडीज होते हैं, ठीक है, वो रेट्रोस्पेक्टिव नेचर में आते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव क्या है कि हम प्रेजेंट से पास्ट एक्सपोजर्स के बारे में पूछ रहे हैं। प्रेजेंट में पास्ट एक्सपोजर क्या है, मतलब हम यही देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदे से हम ये पूछे कि अच्छा डायबिटीज उसको है, आउटकम वेरिएबल के बारे में हमने पूछ लिया उसको है। उसके बाद हम एक्सपोजर्स के बारे में पूछे कि वो एक्सरसाइज पिछले 2 वीक्स में उसने एक्सरसाइज वो करता है कि नहीं करता, अगर करता है तो पिछले 2 वीक्स में उसने कितने टाइम्स किया है, ठीक है, कितने टाइम के लिए, 1 घंटा 2 घंटे पर डे करता है, कितने करता है। तो ये चीजें अब हम उसके पास्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसलिए हम प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाते हैं। ठीक, तो हम लिमिटेशंस की जिक्र कर रहे थे, तो एक तो रेयर डिजीज के लिए ठीक नहीं है, दूसरा ये हमारे पास जो एक टेम्पोरल रिलेशनशिप होता है, मैं इधर लिख लेता हूं, टेम्पोरल रिलेशनशिप। ठीक, रिलेशनशिप, तो टेम्पोरल रिलेशनशिप हमारा ये होता है कि हम उसको कहते हैं कि हमारे पास एक्सपोजर को पहले आना चाहिए, आउटकम को बाद में आना चाहिए। एक्सपोजर हमारे पास पहले आएगा, आउटकम बाद में आएगा। मतलब एक बंदा एक्सरसाइज नहीं करेगा, उसके बाद उसको डायबिटीज होगी। ठीक, लेकिन इस डिजाइन में हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि हम आउटकम और एक्सपोजर के बारे में सिमुलटेनियसली एक ही टाइम में पूछ रहे हैं, तो हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते एग्जैक्टली, हम 100% कंफर्म नहीं हो सकते कि एक्सपोजर पहले आया कि आउटकम पहले आया। तो इसलिए टेम्पोरल रिलेशनशिप जो है ये एक लिमिटेशन है कि इसमें हम ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। रेयर डिजीज के लिए ये ठीक नहीं है। और थर्ड ये है कि इसमें हमारे पास इंसिडेंस नहीं मिलता। इंसिडेंस क्या, न्यू केसेस को कहते हैं, तो न्यू केसेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, तो ये लिमिटेशन है। इसके बाद हम एडवांटेजेस की तरफ आते हैं। तो एडवांटेजेस बेसिकली है, अगर इंसिडेंस नहीं देख सकते तो प्रेवलेंस दे सकते। प्रेवलेंस क्या चीज है, न्यू प्लस ओल्ड केसेस, मतलब उसमें हमारे पास न्यू केसेस भी हो, ओल्ड केसेस भी हो। तो इसमें हम ओल्ड केसेस के बारे में जान सकते हैं, प्रेवलेंस के बारे में जान सकते हैं। इसके बाद अगर हमने हेल्थ सिस्टम की सर्विसेज के बारे में कुछ भी जानना है, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, तो ये बेस्ट स्टडी डिजाइन है। ठीक है, और इसी तरह बहुत से इसके फायदे क्या है कि सबसे इजी है, इजी टू कंडक्ट है, हम इजीली इसको कर सकते हैं, टाइम एफिशिएंट है, कॉस्ट एफिशिएंट है, तो ये सारे उसके फायदे हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा हम इसकी एनालिसिस, बाकी सारी बातें होगी एनालिसिस से पहले वो कुछ लोगों को मैंने देखा वो लिखते हैं पर्सपेक्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी। हाँ, तो कुछ स्टडीज में जिस तरह इब्राहिम ने कहा कि कुछ स्टडी हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि प्रोस्पेक्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ठीक है, बेसिक तो इसका जो नेचर है वो रेट्रोस्पेक्टिव है, लेकिन फिर उसके साथ प्रोस्पेक्टिव लिखा होता है। तो प्रोस्पेक्टिव इसलिए लिखते हैं कि मेन डिजाइन यही फॉलो होता है। ठीक है, यही चीजें उन्होंने देखनी होते हैं, लेकिन उसके जो केसेस होते हैं वो नए केसेस, मतलब फॉलो अप, टाइम फॉलो अप देते हैं, उसको एक खास टाइम के लिए फॉलो अप देते हैं कि आने वाले 6 डिजाइन ही है, लेकिन 6 मंथ्स में हम देखेंगे कि हमारे पास 100 लोग हैं, तो 100 लोगों में कितने लोग ऐसे हैं कि उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज करेंगे और हाइपरटेंशन उनकी इंक्रीज किन किन की होती है और कितनी दफा होती है, किस एक्टिविटी के साथ होती है। तो डिजाइन तो यही फॉलो हो रहा है, क्रॉस सेक्शनल।
सिर्फ देख रहे हैं कि हाइपरटेंशन किस एक्टिविटीज के साथ ज्यादा हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, किन एक्टिविटीज के साथ नहीं होता। हर इंडिविजुअल का डिफरेंट हम मेजर कर रहे हैं। तो वो कमिंग फ्यूचर 6 मंथ्स की बात कर रहे हैं, डिजाइन यही फॉलो है। तो उस जगह पे प्रोस्पेक्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी बात करते हैं। कंफ्यूजन हो जाता है कि फिर ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी, प्रोस्पेक्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी और कोहॉर्ट स्टडी, उसमें फिर क्या फर्क है? हाँ, डिजाइन मेन हम जब कोहॉर्ट स्टडी आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे तो कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन का इधर मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा, लेकिन उधर आपको आप उस वीडियो के लिंक में चले जाएं तो आपको उधर डिटेल मिल जाएगी। लेकिन कोहॉर्ट स्टडी का हम स्टार्ट इधर से लेते हैं कि हमारे पास 2 ग्रुप्स बन जाएं, एक एक्सपोज ग्रुप हो, एक नॉन एक्सपोज ग्रुप हो, और उन दोनों ग्रुप्स को हम फॉलो अप देंगे। ये एक डिजाइन है, उसका फॉलो होगा। इसमें इसका डिजाइन और उसके डिजाइन में यही फर्क है। इसका डिजाइन क्या है कि हम प्रेजेंट में आउटकम और एक्सपोजर के बारे में पूछते हैं, लेकिन एक्सपोजर्स हमारे कौन से होते हैं? जो पास्ट में आए होते हैं। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के लिए, इसकी स्टडी डिजाइन इसी तरह होता है कि एक बंदे से मैं उसी टाइम पे पूछ लूं कि उसको डिप्रेशन है कि नहीं, ठीक है, डिप्रेशन उसको है कि नहीं है। अब बेशक वो कल के दिन वो ट्रीट हो चुका, क्योर हो चुका, कल के दिन वो उसकी डिप्रेशन खत्म हो चुकी, लेकिन आज उसको नहीं था तो वो नो में काउंट होगा, वो हमारे पास डिजीज फ्री लोगों में आएगा। तो हम सिर्फ आज की बात करते हैं। तो डिजाइन में फर्क है। कोहॉर्ट स्टडी जो प्रोस्पेक्टिव स्टडी है और इस तरह का केस कंट्रोल हो गया, इन सब के डिजाइन में फर्क है। इसको प्रोस्पेक्टिव क्रॉस सेक्शन स्टडी क्यों डिजाइन ये फॉलो होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रोस्पेक्टिव, वो जो एग्जांपल मैंने दे दिया कि ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ, उनकी हार्ट बीट्स इंक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, तो वो चीजें क्या होगी हम आने वाले 6 मंथ्स को। तो हम जब प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाते हैं तो उसको हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं। तो डिजाइन क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, लेकिन उसके साथ फिर बताना लाजमी होता है कि प्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। तो इस वजह से कहते हैं। थोड़ा सा अभी टाइप्स इसके होते हैं, इसके तकरीबन 3, कभी बुक्स में आपको 4 भी मिलेंगे। एक तो क्रॉस सेक्शनल डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो गई, एक हमारे पास एनालिटिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो गई, ये क्यों होते हैं हमने एक्सप्लेन कर लिया। तीसरा टाइप हमारे पास होता है कंपैरेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडी, मतलब 2 पॉपुलेशन ग्रुप पे कर ले, ऑक्यूपेशनल ग्रुप पे कर ले, मतलब टीचर्स पे कर ले और टीचर्स के बाद बैंकर्स पे कर ले, और उन दोनों ग्रुप्स को स्टडी डिजाइन हुई है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, लेकिन दोनों ग्रुप्स पे आपने कर लिया, दोनों ग्रुप्स को कंपेयर कर लो, या मेल पे अलग एक स्टडी कर लो, फीमेल पे अलग कर लो, तो मेल और फीमेल जेंडर को कंपेयर कर लो। तो इस किस्म की स्टडीज को हम कंपेरेटिव क्रॉस सेक्शनल स्टडीज कहते हैं, ठीक। और क्रॉस सेक्शनल स्टडी अगर वही है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी हम बहुत बड़ी ज्योग्राफिकल एरिया पे कर ले, जिस तरह पॉपुलेशन बेस्ड स्टडीज हमारे पास होती हैं डिस्क्रिप्टिव में, तो बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पे कर दे, पूरे पाकिस्तान पे कर दिया, पूरे एक प्रोविंस पे कर दें, ठीक है, तो उसको फिर हम इकोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स हैं। उसके बाद होप सो मैंने ये सारे डिस्कस कर लिए। इब्राहिम इधर हैं। ये जो पॉपुलेशन सेंसस हमारे साथ ये कौन सी सर्वे क्रॉस सेक्शनल? वो सिंपल हमारे पास एक सर्वे टाइप है और वो क्रॉस सेक्शनल सर्वे ही है बेसिकली, कि उसमें हम जब पॉपुलेशन सेंसस होते हैं तो हम देखते हैं कि घर है तो उधर कितने अफराद रहते हैं, किस एज ग्रुप में रहते हैं, सिंपल डिस्क्रिप्शन, उस घर के डिस्क्रिप्शन को हम नोट डाउन करते हैं और पूरे पॉपुलेशन पे होती है। तो वो एक एग्जांपल हमारे पास इकोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल सर्वे, एक डिजाइन फॉलो, डिजाइन किसका फॉलो होता है? क्रॉस सेक्शनल सर्वे का ही फॉलो होता है, लेकिन बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पे है तो हम उसको इकोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल स्टडी कह सकते हैं, लेकिन वो बेसिकली एक सर्वे है, ठीक। अभी एनालिसिस की तरफ, अब एनालिसिस की तरफ आते हैं। तो एनालिसिस में हम इसकी रो वाइज एनालिसिस भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब रो वाइज हमारे पास 2x2 टेबल बनता है, और 2x2 टेबल में अब क्या होता है? अब 2x2 टेबल में हमारे पास इस तरह एक्सपोजर आउटकम होता है और एक्सपोजर होता है। आउटकम हमारे पास डिजीज ही होता है और एक्सपोजर हमारे पास जितने भी हम उसके रिस्क फैक्टर्स देखना चाहते हैं वो हम उसको एक्सपोजर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब ये टेबल बनता है, ये जो 4 आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? ये यूनिट जो है A है, B है, C है, D। तो 2x2 टेबल, इसमें 2 कॉलम्स हैं और 2 रोज है। एक कॉलम ये हो गया, ये एक रो ये हो गया, दूसरा रो ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया। तो इसलिए 2 कॉलम्स 2 रोज, इसलिए 2x2
टेबल कहते हैं। और इसकी 2 कॉलम्स 2 रो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको हम 2/2 हाँ, इसके कॉलम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसको फिर भी हम कहते हैं कंटीजेंसी टेबल कहते हैं, और इस तरह बन सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा 2 कॉलम्स ही हो, 2 रोज ही हो, ठीक है। तो अब इधर हम आते हैं कि ये हमारे पास ये क्या है, ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको डिजीज भी है, ठीक है, डिजीज भी है और जो एक्सपोज भी है। हम थोड़े से एग्जांपल के साथ चले जाते हैं कि ये लंग कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास हो गया स्मोकिंग। एक्सपोजर क्या हो गया? स्मोकिंग। अब ये ए वाले कौन से लोग हैं? जिनको लंग कैंसर भी है और जो स्मोकिंग भी करते हैं। अब बी वाले लोग कौन से हैं? जो स्मोकिंग करते थे लेकिन उनको लंग कैंसर नहीं है। सी वाले कौन से लोग हैं? जिनको लंग कैंसर है लेकिन वो स्मोकिंग नहीं करते थे। और डी वाले वो लोग हैं जो जिनको लंग कैंसर भी नहीं है, मतलब डिजीज फ्री भी है और स्मोकिंग भी नहीं करते, एक्सपोजर भी उनमें नहीं है, तो डी उधर आ जाएगा। तो ये 4 पॉपुलेशन, मतलब 4 ग्रुप्स हमारे पास बनेंगे, और वो 4 ग्रुप्स हमने इधर 2/2 टेबल में पुश कर दिया। अब हम एनालिसिस की तरफ आते हैं कि हम रो वाइज एनालिसिस करते हैं, ठीक है। रो वाइज एनालिसिस हम इस तरह जाएंगे, ठीक है। कॉलम वाइज एनालिसिस में हम इस तरह जाएंगे। अब रो वाइज एनालिसिस में क्या है? अगर हम देखना चाहते हैं कि प्रेवलेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड, अब प्रेवलेंस ऑफ डिजीज, तो डिजीज वाले अमंग एक्सपोज्ड ग्रुप, प्रेवलेंस ऑफ डिजीज अमंग एक्सपोज्ड, तो एक्सपोज्ड वाले कौन से हैं हमारे पास? A+B वो लोग हैं जो स्मोकिंग करते थे, ठीक है। तो उनमें से डिजीज कितने हैं? तो उनमें से डिजीज A+B हमारे पास एक्सपोज ग्रुप है जो स्मोकिंग करते थे। तो जो स्मोकिंग करते थे उनमें से लंग कैंसर किनको हुआ है? वो ए हो जाएगा, ठीक। अब हम ये देखते हैं एक और कि प्रेवलेंस ऑफ डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज्ड, तो नॉन एक्सपोज्ड हमारे पास कौन से आते हैं? ये वाले आते हैं C+D, ठीक है। तो C+D हमारे पास नॉन एक्सपोज्ड है। उनमें से डिजीज कितने हैं अगर हम ये देखना चाहते हैं? तो C वो लोग हैं जिनको लंग कैंसर भी है और जो नॉन एक्सपोज भी थे। तो C डिवाइडेड बाय C+D हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रेवलेंस ऑफ डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज्ड आ जाएगा। और ये हमने रो वाइज एनालिसिस कर लिया। हम कॉलम वाइज एनालिसिस भी कर सकते हैं। कॉलम वाइज में क्या है कि प्रेवलेंस ऑफ एक्सपोज्ड अमंग डिजीज। अब डिजीज लोग कौन से हैं जिनमें एक्सपोज थे? तो डिजीज वाले हमारे पास A+C, अब कॉलम वाइज हम जा रहे हैं, A+C है। उनमें से डिजीज कितने हैं? तो इनमें से डिजीज वाले ये है ना, A वाले, तो A डिवाइड बाय A+C हो जाएगा। ये हम कॉलम वाइज एनालिसिस करेंगे। या हम प्रेवलेंस ऑफ एक्सपोज्ड अमंग नॉन डिजीज, तो नॉन डिजीज कौन कौन से लोग हैं? B+D, ये वो लोग हैं जिनको डिजीज लंग कैंसर चाहिए। अब इनमें से कौन से एक्सपोज्ड है? ये B वाले जो है ये एक्सपोज है, तो B डिवाइड बाय B+D, तो ये हमारे पास प्रेवलेंस ऑफ डिजीज अमंग नॉन एक्सपोज और ये चीजें आ जाएगी। तो इस तरह हम रो वाइज और कॉलम वाइज एनालिसिस इस तरह कर सकते हैं। तो इसी तरह जितने भी हमारे पास टेबल्स आएंगे उन टेबल्स से हम इस तरह ये सिंपल परसेंटेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा से अल्फाज इस तरह है कि आप लोग को मुश्किल लगेंगे, लेकिन मुश्किल चीज नहीं है, आसान चीज है। लेकिन या हम रो वाइज करेंगे या कॉलम वाइज करेंगे। तो होप सो ये जो क्रॉस सेक्शन स्टडी था, क्रॉस सेक्शन स्टडी को हम स्नैपशॉट स्टडी क्यों कहते हैं, क्रॉस सेक्शन स्टडी का डिजाइन किस तरह होता है वो हमने डिस्कस कर लिया। टाइप्स ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टडी हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। लिमिटेशंस और लिमिटेशंस के बाद एडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिए और एनालिसिस भी डिस्कस कर लिए। होप सो इतना काफी था। तो क्रॉस सेक्शन स्टडी हमारे साथ होगी, ये शायद ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए, लेकिन फिर भी अगर किसी को एक्सप्लेन नहीं हुआ सही तरीके से, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं या दूसरे वीडियोस में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कमेंट्स में भी आपको सेटिस्फाई कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।